हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से डिफेंस एकेडमी क्लासेस में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। इसका नाम क्या है? शब्द। वर्णमाला हमने कंप्लीट कर ली है पूरी। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी अच्छे से देखी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शब्द के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है हमारा यहाँ पे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो जब मैंने पहला वीडियो पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि शब्द कैसे बनते हैं, कि जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को का योग करते हैं, योग कैसा हो जाए, उनका सार्थक योग हो जाए, तो उससे बनने वाली जो पद होगा उसे अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी इसकी? देखो, मैं परिभाषा लिख के सिर्फ बोल दे रहा हूं मुंह से, उसको आप समझ लेना, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि शब्द से कई बार जो परिभाषा होती है, एक मिनट, जो शब्द से प्रश्न होता है कई बार परीक्षाओं में, परिभाषा से पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी बात है ये, बहुत छोटी सी बात है। आप जब इसको समझेंगे यहाँ पर तो आपको पल्ले पड़ जाएगा कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, परिभाषा में क्या होगा कि दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि शब्द के संदर्भ में आपको इससे बेस्ट कंटेंट अपने विदिशा क्षेत्र में तो नहीं मिलने वाला कहीं से कहीं तक, मैं ये गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, दो या दो से अधिक, मैंने क्या लिखा? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को, सार्थक योग को शब्द कहते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना यहाँ पे, क्योंकि यहीं पर जो एग्जामिनर होगा हमको घुमा देगा। अब यहाँ पे परीक्षा में मैंने क्या लिखा है इसमें डेफिनेशन में, कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को अपन क्या कह रहे हैं इसमें? शब्द कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? अब जो पुस्तकें होती हैं उसमें परिभाषा क्या लिखा होती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बने सार्थक शब्द को शब्द कहते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बना सार्थक शब्द। अब देखो वो क्या करते हैं, यहां पर बीच में क्या लगा देते हैं? सार्थक लगा देते हैं, जो कि क्या होता है? पूर्णतया 100% ये चीज क्या होती है? गलत होती है। यदि शब्द की परिभाषा में शब्द से पहले ही सार्थक आ जाए तो वह परिभाषा जो होगी 100% गलत होगी। क्यों होगी ऐसे गलत? क्योंकि हम जब शब्द की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैं ये बता रहा हूँ ये चीज क्या है कि सार्थक योग। सार्थक योग मतलब क्या होता है कि दो वर्णों का हमें ऐसा योग करना है, दो वर्णों का हमें ऐसा योग करना है जिससे कोई अर्थ निकले अपना। यदि अर्थ निकलेगा तो क्या होगा? वो शब्द होगा। यदि किसी शब्द का अर्थ निकल रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? भाई सार्थक होगा कि नहीं होगा? होगा ना, अर्थ के साथ होगा। तो किसी शब्द के आगे यदि हम सार्थक लगाएं उसकी परिभाषा में तो वो चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। देखो इसका अर्थ क्या होगा? सार्थक योग। किसका योग? दो या दो से अधिक वर्णों का। जैसे मैंने यहां लिखा क वर्ण क प्लस मैंने कर दिया मां, तो ये जोड़ने के बाद क्या बन गया? काम। काम मतलब क्या होता है? जो भी हम करते हैं कार्य उसी को अपन क्या बोलते हैं? काम। किसी भी चीज को अपन कर रहे हैं तो यदि मैं इसका उल्टा कर दूं मां, मां प्लस का, तो क्या हो जाएगा? मक्का। अब मक्का तो मैंने बोला नहीं, मक्का एक खाद्य पदार्थ होता है अपने, मक्का मक्का बोलते हैं सब, भुट्टा करके बोलते हैं, तो मक्का तो है नहीं, ये क्या है? मक्का। तो मक्का तो कोई शब्द नहीं होता होगा। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने आपको एक आम का एग्जांपल दिया था, आम लिखेंगे पर माया करके कर देंगे। तो देखो इसका तो अर्थ निकल रहा है। परिभाषा क्या बोली मैंने? दो वर्णों को अपन ऐसे जोड़ रहे हैं, जोड़ कैसे रहे हैं अपन? उनका सार्थक योग कर रहे हैं, और योग करने पर उसका अर्थ निकलता है तो वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और यदि अपन उसको ऐसे जोड़ दें, क्या ये योग सार्थक योग है? ये योग सार्थक नहीं है, तो ये शब्द नहीं होगा अपना। तो परिभाषा में इतनी सी बात याद रखना है कि सार्थक योग ही क्या कहलाता है? अपना शब्द कहलाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझना है। यदि किसी पुस्तक में यहाँ पे पहले सार्थक लिखा है तो उसको काट देना, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लेना। ठीक है, तो अब हम परिभाषा में जब आपने अच्छे से जान लिए तो दूसरी बात इसमें क्या डालोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो शब्द होता है अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। ये अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है
वह क्या होता है अपना शब्द होता है। देखो क्या लिखा है मैंने, परिभाषा देखो, पेपर्स में पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो अर्थ के आधार पर वर्ण नहीं आएगा इसका आंसर क्या होगा, शब्द। क्योंकि जब हम एक सिंगल वर्ण लिखते हैं, जैसे मैंने यदि वर्ण लिख दिया मैंने आ, तो क्या इस सिंगल वर्ण का कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो यदि मैंने इस वर्ण से ऐसे करके मैंने एक ये बना दिया मां, तो ये क्या बन जाएगा, आम बन जाएगा, आम। तो शब्द बन गया, इसका अर्थ निकल गया ना। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। ठीक है, क्योंकि वर्ण जब अकेले लिखे होते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, और जब वो सार्थक योग से बन जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, शब्द, और वो क्या देने लगते हैं फिर हमको, अर्थ देने लगते हैं। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको जो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है वो अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होगे और देख रहे होगे। ठीक है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें शब्द के आगे। अब हम आगे से बढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार, हेडिंग लिखना आगे, शब्द विचार। आगे हेडिंग लिखना इसमें शब्द विचार। अब ये क्या होता है भाई, शब्दों का विचार करना क्या कहलाता है, शब्द विचार। सही बोल रहे हो आप। देखो शब्द विचार का मतलब क्या होता है कि जितने भी शब्द होते हैं उन सभी शब्दों का शुद्ध रूप से लेखन करना, शुद्ध रूप से उनका उच्चारण करना, शुद्ध रूप से भाषा में उनका प्रयोग करना, ये सभी करना क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। जो मैंने अभी आपको बताया वही क्या होता है अपना शब्द विचार कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि जितने भी हिंदी वर्णमाला में शब्द बनते हैं उन सभी शब्दों का शुद्ध रूप से लेखन करना, शुद्ध रूप से उनका उच्चारण करना एवं शुद्ध रूप से उनको भाषा में प्रयोग करना या फिर वाक्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। देखो यदि मैं उच्चारण की बात करूं तो सभी लोग यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, विदिशा। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, विदिशा। और पढ़ते क्या है अपन, विदिशा। तो ये तो अपन गलत उच्चारित कर रहे हैं। हम सभी लोग बचपन से जानते हैं कि क्या लिखते हैं, विदिशा। हो गया है क्या, देखो विदिशा, विदिशा। और पढ़ते क्या है अपन, विदिशा। तो ये गलत पढ़ रहे हैं ना। तो शब्द विचार का आशय क्या है, जो भी चीज अपन लिख रहे हैं उसको सही तरीके से उच्चारित करें, शुद्ध तरीके से लेखन करें और शुद्ध तरीके से वाक्यों में प्रयोग करने लगे, तो वो क्या क्या हो जाता है, अपना शब्द विचार हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। आगे इसमें हेडिंग लिखना शब्दों के प्रकार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, इसको अच्छे से समझना। शब्दों के भेद या फिर प्रकार। अब देखो ये क्या होते हैं, इतने जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं इन सब चीजों को, आप अच्छे से पढ़िएगा। जो मैं ये प्रकार बता रहा हूं आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे आपको इतने अच्छे से, जहां मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए समझिए क्या हो। सबसे पहला जो इसमें प्रकार होगा, मैं हेडिंग करके यहां लिख दे रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, व्युत्पत्ति के आधार पर। पेन चेंज कर लेता हूं, रफ टाइप का हो रहा है। सबसे पहले हो जाएगा ये उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उसके बाद जो होगा वह क्या होगा, अर्थ के आधार पर। और सबसे लास्ट में जो आएगा अपना फोर्थ वाला, वह क्या होगा, विकार के आधार पर। तो शब्दों के जो भेद होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला अपना होता है इसमें उत्पत्ति के आधार पर, फिर होता है इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर बनता है अर्थ के आधार पर, और चौथा वाला क्या बनता है, विकार के आधार पर। इस चार्ट को जो मैं यहाँ बनवा रहा हूँ इसको अपने भेजे में अच्छे से बिठा लेना, क्योंकि यदि इसको अच्छे से पढ़ लिया तो शब्द का जो पूरा माया जाल है वो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा।
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो अभी आज सिर्फ मैं इसमें चार्ट बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं मुख्य रूप से अपने 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है इसमें तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, फिर आएगा तद्भव शब्द, फिर आएगा इसके बाद देशज शब्द, उसका जाएगा विदेशज, इसका जाएगा 5वां वाला संकर शब्द। बहुत से लोगों ने तो ये नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है, लेकिन यहां सुनाऊंगा, मैं नाम सब सुनाऊंगा, सब बताऊंगा कैसे क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं ये मुख्य रूप से अपने 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं बच्चों? 3 प्रकार से। पहले हो जाएंगे रूढ़ शब्द, दूसरे नंबर पर हो जाएंगे यौगिक शब्द, तीसरे नंबर पर आएंगे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, उसके बाद जब बात करेंगे अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं मुख्य रूप से यह 2 प्रकार से होते हैं। 2 कौन कौन से हो जाएंगे? एक सार्थक शब्द और एक हो जाएगा निरर्थक शब्द। ठीक है, अब बात करते हैं विकार के आधार पर। तो इसका चार्ट जरा मैं यहां पे बनाना चाहूंगा। तो विकार के आधार पर जो अपने शब्द होते हैं यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार से। पहले क्या होते हैं? विकारी शब्द, दूसरे क्या होते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को एक और नाम से जानता है, इसका नाम क्या होता है? अव्यय। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है फिर से, विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द। जो विकारी शब्द होते हैं यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द। देखो बेसिकली होता क्या है हिंदी ग्रामर में, डायरेक्ट जो शिक्षक होता है एक क्या करता है, वो डायरेक्ट संज्ञा पर आ जाता है कि संज्ञा पढ़ाना चालू कर दिया, सर्वनाम पढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन उससे पहले भी चीजें होती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी बीच में कि पहले हमने वर्ण पढ़ा, फिर अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? शब्द। एक मतलब 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको ध्वनि के बारे में बताया था कि नहीं बताया? पहले ध्वनि बताया, फिर वर्णमाला पढ़ाई पूरी। अब किसके बारे में बता रहा हूं मैं? शब्द के बारे में। चाहता तो मैं डायरेक्ट संज्ञा पे आ जाता, ये सब इतना रायता नहीं फैलाता पूरा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को गहराई से जानें और अच्छे से पढ़ें, इसलिए मैंने आपको ये सब चीज अच्छे से बताई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक संज्ञा शब्द, उसका जाएगा सर्वनाम शब्द, उसका जाएगा क्रिया, और क्या जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। इसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। उसका जब बात करते हैं इसकी अव्यय शब्द की, तो ये होते हैं 5 प्रकार के। अब ये 5 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है इसमें क्रिया विशेषण, उसके बाद हो जाएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के बाद आ जाएगा ये संबंध बोचक। सब मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। उसके बाद आ जाएगा इसमें विस्मयादि बोधक। एक बात देख लेता हूं मैं क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, सही है, विस्मयादि बोधक है। और जो अंतिम होगा ये क्या हो जाएगा? निपात। कई कई पुस्तकों में इसको अलग करके दिया हुआ है, कहीं कहीं सिर्फ 4 ही बताए, लेकिन पूर्ण रूप से ये 5 प्रकार के होते हैं। तो ये हो जाते हैं अपने 4 प्रकार के, ये हो जाते हैं अपने 5 प्रकार के। तो एक बार मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूं। मैं यहां हम पढ़ रहे थे शब्दों के बारे में। शब्दों के जो प्रकार होते हैं यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर
व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज एवं संकर। व्युत्पत्ति के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 2, विकार के आधार पर 2 और फिर इनको दोबारा से कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे, सबको अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन इसमें पढ़ेंगे विकार के आधार पर शब्दों के बारे में, संज्ञा सर्वनाम के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा इस क्लास में। क्योंकि हिंदी क्या होती है, सामान्यतः हम पुस्तक से पढ़ लेते हैं लेकिन उसको पढ़ के रट लेते हैं, लेकिन हमको उसको रटना नहीं है, अच्छे से पढ़ के समझ के उसको पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी आई, पसंद आई होगी, क्लास समझ में आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।